हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी का श्रेयसी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज के इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत गुणनफल विधि यानी प्रोडक्ट मेथड से ब्याज की गणना करना सीखेंगे। यानी प्रोडक्ट मेथड ब्याज की गणना के लिए हम निम्नलिखित विधियों का प्रयोग करेंगे। कौन कौन से हैं? पहली विधि, जब किस्तों की राशि असमान हो। दूसरी विधि, किस्तों के भुगतान की अवधि असमान हो और या उपयुक्त दोनों, यानी किस्त की राशि भी समान हो और अवधि भी असमान हो। तो हम कैसे ब्याज की राशि निकालेंगे? प्रश्न में क्या दिया होगा? किराया क्रय मूल्य दिया होगा और क्या दिया होगा? नगद मूल्य। और प्रश्न में ब्याज का प्रतिशत नहीं दिया हुआ है, तो हम कैसे निकालेंगे? गुणनफल विधि द्वारा निकालेंगे। हम यह कह सकते हैं कि इन्वर्स प्रोग्रेसिव विधि की शर्तें पूरी न होने पर, इन्वर्स प्रोग्रेसिव विधि क्या है? इन्वर्स प्रोग्रेसिव विधि वह है जिसमें किस्त की राशि भी समान है, यानी जो किस्तें हैं उसका इंटरवल समान है और टाइम इंटरवल भी समान है, यानी समय भी समान है। तब हम इन्वर्स प्रोग्रेसिव विधि का प्रयोग करते हैं। ऐसी दशा में हम इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं कि प्रश्न में दिया रहता है हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस। हायर परचेज प्राइस में से कैश प्राइस माइनस कर देते हैं, मेरा इंटरेस्ट निकल आता है और फिर उसी के आधार पर हम ब्याज की गणना करते हैं रेशियो निकाल कर। इसके अंतर्गत हम क्या देखेंगे कि ब्याज की गणना की विधि क्या है, यानी प्रोडक्ट मेथड में ब्याज की गणना हम कैसे करेंगे। उसके लिए पहला स्टेप ये है कि किराया क्रय मूल्य में से रोकड़ मूल्य घटाकर कुल ब्याज हमको ज्ञात कर लेना चाहिए। फिर दूसरा स्टेप में हमको क्या करना चाहिए? प्रत्येक किस्त के भुगतान के समय ब्याज सहित कुल कितनी अदत्त राशि है की गणना करनी चाहिए। तीसरे स्टेप में हमको ध्यान देना होगा कि अदत्त राशि कितने समय तक दे रही। चौथी कंडीशन है अदत्त राशि को अदत्त समय से गुणा करके गुणनफल प्रोडक्ट ज्ञात करना चाहिए। और सबसे आखिरी अहम पॉइंट है कि कुल ब्याज को गुणनफल के अनुपात में बांट लेना चाहिए, जिससे प्रत्येक किस्त की अलग अलग ब्याज की गणना हो सके। आइए एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जब किस्तों की अवधि समान हो परंतु रकम असमान हो। उदाहरण, मिस्टर बेरले ने किराया क्रय पद्धति पर एक मशीन 1 लाख रुपए में खरीदी। मिस्टर बेरले कौन है? क्रेता। हायर वेंडर कौन है? उसका नाम नहीं दिया है, तो प्रश्न के अनुसार हम हायर वेंडर ही लिखेंगे विक्रेता के नाम की जगह। इस किराया क्रय मूल्य का भुगतान 5 वार्षिक किस्तों में निम्न प्रकार हुआ। प्रथम वर्ष के अंत में 30,000, द्वितीय वर्ष के अंत में 24,000, तृतीय वर्ष के अंत में 20,000, चौथे वर्ष के अंत में 16,000, पाँचवें वर्ष के अंत में 10,000। मशीन का रोकड़ मूल्य 1 जनवरी 1994 को 74,800 है। विक्रेता की पुस्तकों में किराया क्रेता का खाता बनाइए। अब हमको क्या करना है कि इस प्रश्न को लगाने के लिए अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले इंटरेस्ट की गणना करेंगे। इंटरेस्ट होगा हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस। तो हायर परचेज प्राइस कितना है? 1 लाख रुपए और कैश प्राइस कितना है? 74,800। तो हमारा इंटरेस्ट निकला 25,200 रुपये, जो प्रत्येक किस्तों में शामिल है, क्योंकि जो किस्तें दी गई हैं वो असमान है और किस्तों का जोड़ किराया क्रय मूल्य के बराबर है। तो इस कारण अगर हम किस्तों की राशि का जोड़ करें तो ये मेरा कितना आ जाएगा? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए कैसे आएगा वो देखिए। जैसे 1 लाख रुपए 30,000 रुपये प्रथम वर्ष के अंत में, प्रथम वर्ष के अंत में 30,000 रुपये देता है। द्वितीय वर्ष के अंत में देता है कितना? 24,000।
तृतीय वर्ष के अंत में 20,000, चतुर्थ वर्ष के अंत में देता है 16,000, पाँचवें वर्ष के अंत में देता है 10,000। तो इसका टोटल हो जाएगा 1,00,000 रुपए। तो इस प्रत्येक किस्त में ये ब्याज की राशि शामिल है। और नगद मूल्य कितना है, अगर हम सेम डे खरीदें सेम टाइम तो पड़ेगा कितना, 74,800। इस प्रकार ये जो किस्तें हैं इसमें ब्याज की राशि शामिल है। अगर नगद खरीदें तो इतने का पड़ेगा, अगर किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत खरीदेंगे तो हमारी किस्तों में ब्याज की राशि जुड़ी हुई है। यही हमको प्रत्येक किस्त में निकालना है। वो कैसे निकालेंगे वो देखिए। अब हम प्रोडक्ट मेथड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि प्रश्न में किस्त की राशि असमान है और अवधि समान है। प्रश्न में ब्याज का प्रतिशत नहीं दिया हुआ है। तो अब हम गुणनफल विधि का प्रयोग करेंगे। तब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग हायर परचेस प्राइस। आउटस्टैंडिंग हायर परचेस प्राइस देखिए कितना है, 1,00,000 रुपए। प्रथम वर्ष के अंत में 1,00,000 रुपए है। द्वितीय वर्ष के अंत में हमने कितना पेमेंट कर दिया, 1,00,000 में से हम कितना घटा देंगे, 30,000। तो मेरा कितना आ जाएगा, 70,000। द्वितीय वर्ष के अंत में कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, 70,000। फिर 70,000 में से हम तृतीय वर्ष के अंत में कितना दे दिए हैं, 24,000। तो ये मेरा आ जाएगा 46,000। चतुर्थ वर्ष के अंत में 46,000 माइनस 20,000, 26,000 और फिर 26,000 माइनस 16,000। तो ये आ जाएगा कितना, 10,000 और 10,000 माइनस 10,000, ये मेरा आ जाएगा नील। अब आउटस्टैंडिंग पीरियड, आउटस्टैंडिंग पीरियड सब में कितनी है, अवधि प्रत्येक वर्ष के अंत में है। तो एक यहाँ लिखेंगे, एक यहाँ लिखेंगे, क्योंकि समान इंटरवल है, अवधि समान है। तो यहाँ पर एक एक हो जाएगा। अब इसका हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे। अब इससे हम गुणा कर देंगे तो इसका आएगा 1,00,000, इसका आएगा 70,000 और इसका आएगा 46,000, इसका आएगा 26,000, इसका आएगा 10,000 और इसका आएगा नील। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रेशियो निकाल लेंगे। प्रोडक्ट रेशियो, रेशियो कैसे निकालेंगे, रेशियो निकालने के लिए देखें इसमें कितने जीरो कम हो सकते हैं। तो इसमें 3 जीरो सब में कम हो सकते हैं। उतने जीरो कम करेंगे जितने सब में कम हो जाएं। फिर और छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। यहाँ 100 है तो यहाँ 50 हो जाएगा 2 से भाग करने पे। यहाँ 70 है, 2 से भाग करेंगे 35, 2 से भाग करेंगे 23 और ये 13 और ये 5। अगर हम 50, 35, 23, 13 प्लस 5 इसका जोड़ करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा,
126। अब प्रत्येक किस्त में ब्याज ज्ञात करने के लिए ब्याज के गुणनफल के अनुपात में बांटा जाएगा। यानी अब हम देखें कि पहली किस्त में कितना ब्याज है, तो इंटरेस्ट निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सारी किस्तों में 25,200 है, तो फर्स्ट वाले में देखिए कितना है, फर्स्ट में 25,200 गुणे 50/126। 126 की टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 200। 126 दूना 52, 200, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 10,000। और सेकंड वाले में 25,200 गुणे 35/126, इसको काटेंगे तो ये आएगा 200, तो इसका आ जाएगा 35 दूना 70, 7,000 इसका आ जाएगा। और थर्ड वाले का देखें कि थर्ड किस्त में कितना ब्याज शामिल है, 25,200 गुणे 23/126, इसका आ जाएगा 200 गुणे 23, 4600। फोर्थ का यहाँ आ जाएगा 25,200 गुणे 13/126, इसका आ जाएगा 2600। फिफ्थ वाले के आखिरी का देख लें, 25,200 गुणे 5/126, तो इसको काटेंगे तो 200 इसका भी आएगा, 1,000। 200 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 1,000। इसका टोटल लगा के चेक कर लें, 6 दूनी 12, 7 1 8 4 12, 2 14 1 15, यानी हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन सही है। अब इसके बाद एक चार्ट के द्वारा देख लें, कैश प्राइस, ये है कैश प्राइस, ये है इंटरेस्ट, ये है इंस्टॉलमेंट। हम यहाँ मान लें कि फर्स्ट ईयर बिगिनिंग, प्रथम वर्ष के प्रारंभ में मशीन का कैश प्राइस कितना है, मशीन का कैश प्राइस है 74,800। 74,800 है, लेकिन प्रथम वर्ष मान लीजिए 1995 है, थोड़ी देर के लिए प्रथम वर्ष के प्रारंभ में 1 जनवरी 1995 के उस दिन ये कोई पेमेंट नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी पेमेंट की। ये दे रहा है प्रथम वर्ष के अंत में, तो प्रथम वर्ष के अंत में तो एंड में प्रथम वर्ष फर्स्ट ईयर के एंड में, तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मेरी कितने की है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मेरी 30,000 रुपये की है, 30,000 यहाँ लिख देंगे। अब प्रथम किस्त में ब्याज की राशि कितनी है, 10,000 रुपये। तो किस्त में जब ब्याज की राशि शामिल है तो ब्याज की राशि घटा देंगे तो मेरा मूलधन आ जाएगा, जो नगद मूल्य कहलाएगा, और इसमें से इसको घटा देंगे तो मेरा आ जाएगा 54,800। 54,800 ये दूसरे वर्ष के प्रारंभ में आ जाएंगे, तो यहाँ बीडी हो जाएगा। फिर यहाँ पे सेकेंड ईयर,
सेकेंड ईयर के एंड में, सेकेंड ईयर के एंड में सेकेंड इंस्टॉलमेंट देंगे। इंस्टॉलमेंट कितने की है सेकेंड इंस्टॉलमेंट? 24,000 रुपये की। और इसमें ब्याज कितना शामिल है? 7,000। 24 से 7 घटाएंगे 17,000 आ जाएगा। ये कैश प्राइस हो गया। कैश प्राइस में से कैश प्राइस घटाएंगे, ना कि हायर परचेज प्राइस। 54,000 में से 17,000 घटाएंगे, 37,800। इसी प्रकार से अब हम थर्ड ईयर में आएंगे। थर्ड किस्त देंगे, थर्ड किस्त देंगे। तो थर्ड किस्त की कितने की है? 20,000 रुपये की। प्रश्न के अनुसार तीसरी किस्त कितने की है? 20,000 रुपये की। और तीसरी किस्त पे ब्याज कितना है? 4,600 रुपये। तो 4,600 इसमें से 20,000 में से हम घटा देंगे 4,600, तो मेरा कितना आ जाएगा? 15,400। 15,400 इसके अंदर से हम घटा देंगे, तो हमको मिल जाएगा 004 22,400। इस प्रकार हम फोर्थ ईयर का निकाल लेंगे। फोर्थ ईयर के एंड में तो चौथी किस्त पड़ जाएगी मेरी 16,000 रुपये की। और चौथी किस्त का कितना है ब्याज? 2,600। 16,000 में से 2,600 अगर जो हम घटा देंगे 13,400। 13,400 इसमें से घटा देंगे, मेरे पास बचेगा 9,000। अब हम आखिरी किस्त देंगे पाँचवीं, प्रत्येक पाँचवीं वर्ष के अंत में। आखिरी किस्त कितने की है? 10,000 रुपये। और इसका इंटरेस्ट कितना निकला आखिरी किस्त का? 1,000। और ये बना 9,000। अब 9,000 में से 9,000 गया, अब कोई अमाउंट देने को नहीं बचा है। इसका टोटल लगाएंगे तो 74,800 रुपये आ जाएगा कैश प्राइस का। इंटरेस्ट मेरा निकलेगा 25,200। और हायर परचेज प्राइस मेरा कितना आ जाएगा? 1,00,000 रुपये। तो यानी कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू हायर परचेज प्राइस। तो ये मेरा सवाल था गुणनफल विधि द्वारा, जब किस्त की राशि असमान है पर अवधि समान है। अब हम लेजर में पोस्टिंग करना सीखेंगे कैसे। आइए देखते हैं। विक्रेता की पुस्तकों में क्रेता का खाता बनाने को इसने कहा है। तो विक्रेता की पुस्तकों में क्रेता का खाता बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, हायर परचेजर अकाउंट, हायर परचेजर अकाउंट। हायर परचेजर कौन है? मिस्टर बैरले। हायर परचेजर हैं। तो जब विक्रेता माल बेचता है, किस दिन माल बेचा है? 1 जनवरी 1994 को।
1 जनवरी जब 1994 को उसने माल बेचा है तो विक्रेता अपने यहाँ क्या एंट्री करेगा? विक्रेता एंट्री करेगा कि हमने माल किसको बेचा है? हायर परचेजर को। तो हायर परचेजर को डेबिट करेगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट करेगा, यानी हायर सेल्स अकाउंट क्रेडिट करेगा। तो यहाँ पर डालेंगे 1994 जनवरी 1। यहाँ पर एंट्री जो बन रही है हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टू हायर सेल्स। 1 साल की एंट्री करनी है केवल। यहाँ नगद मूल्य लिखा जाएगा 74,800। यहाँ पर कौन सा मूल्य लिखा जाएगा? 74,800 रुपये। डाउन पेमेंट इसने कुछ दिया नहीं है, सीधे फाइनली अकाउंट दिया है। अब क्या करता है विक्रेता? पहले क्या चार्ज करता है? विक्रेता चार्ज करता है इंटरेस्ट। तो जब इंटरेस्ट चार्ज करता है तब क्या एंट्री होगी? तब इसके यहाँ एंट्री के साथ साथ हम यहाँ पोस्टिंग कर दें, यहाँ दिसंबर 31। ये कहेगा कि हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, तो यहाँ पर ही हो जाएगा टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट हमारा कितना निकला था? इंटरेस्ट हमारा निकला था पहली किस्त में 10,000। ठीक है। अब हम यहाँ पे 1994 दिसंबर 31 बाई कैश अकाउंट, यहाँ पर हम एक पेमेंट देंगे इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद। किस्त ड्यू हो चुकी है, अब पेमेंट की एंट्री। तो विक्रेता कैश पा रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर करेगा। तो यहाँ पर कितना है? पहली किस्त कितने की है? 30,000 रुपये की। दिसंबर 31 यहाँ पे बैलेंस निकाल लेंगे बाय बैलेंस CD। तो ये हो जाएगा 84,800 और यहाँ पे 30,000 कम करके दिखा देंगे कितना? 54,800। आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितनी बची रहेगी? 54,800। अब हम बैलेंस ले आएंगे 1995 जनवरी 1 टू बैलेंस BD 54,800 रुपये ये बैलेंस। अब इसी पे दिसंबर 31 को यही प्रक्रिया बार बार चलती चली जाएगी। अब यहाँ पे जब हम जर्नल एंट्री करेंगे तब इंटरेस्ट ड्यू का लेखा करेंगे, तब यहाँ पर फिर इंटरेस्ट अकाउंट। अब हम यहाँ पर फिर इंटरेस्ट कितना देंगे? 7,000। दूसरा कितना है? 7,000। और दूसरी किस्त कितनी है? दूसरी किस्त मेरी निकल रही है 24,000 रुपये की। सन 1995 दिसंबर 31 बाई कैश अकाउंट 24,000 रुपये की किस्त, और ये दिसंबर 31 बाई बैलेंस CD। तो ये आ जाएगा 61,800 में से 24,000 रुपये हम घटा देंगे तो कितना आएगा? 37,800। फिर यहाँ बैलेंस ले आएंगे 1996 में जनवरी 1 टू बैलेंस BD। बैलेंस BD कितना? 37,800। फिर यहाँ दिसंबर 31 को टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अब तीसरे में कितना निकलेगा? इंटरेस्ट 4,600 रुपये। इसका टोटल हो जाएगा 00
8 6 14 के 4 7 4 11 12 42,400 रुपये। अब यहाँ पे 1996 दिसंबर 31 बाई कैश अकाउंट। अब कितनी किस्त जाएगी? 20,000 रुपये की। तीसरी किस्त मेरी कितनी है? 20,000 रुपये की। अब हम फिर शेष निकाल लेंगे। ये है 3 साल। चौथे साल में फिर आ जाएंगे 1997 जनवरी 1 टू बैलेंस बीडी। यहाँ पर कितना लिखेंगे? 22,400 दिसंबर 31 टू इंटरेस्ट। यहाँ पर जो इंटरेस्ट निकलेगा वो कितना निकलेगा? 2,600 रुपये। सन 1997 दिसंबर 31 बाई कैश अकाउंट। ये किस्त कितने की जाएगी? चौथी किस्त जाएगी 16,000 की। अब मेरा कितना रकम बचा है आउटस्टैंडिंग देने के लिए? बैलेंस सीडी 9,000। सन 1998 9,000 रुपये ये मेरा बैलेंस है। और दिसंबर 31 टू इंटरेस्ट। सबसे आखिरी किस्त मेरी कितने की है? 1,000 रुपये की। ये 10,000 हमारा आखिरी में पेमेंट कर देंगे। सन 1998 दिसंबर 31 बाई कैश अकाउंट 10,000। ये तो था विक्रेता की पुस्तकों में क्रेता का खाता। मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा कि जब किस्त की राशि असमान है पर अवधि समान है, प्रश्न में ब्याज का प्रतिशत नहीं दिया हुआ है, तो गुणनफल विधि द्वारा हम ब्याज की गणना कैसे करेंगे, प्रत्येक किस्त में ब्याज कैसे निकालेंगे, वो हम आज इस वीडियो के माध्यम से सीखे हैं। संभवतः स्टूडेंट को पसंद आया होगा। धन्यवाद।